मध्यकालीन भारत में आज हम आपके बीच में हैं। भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक, या दूसरे शब्दों में अब यूं कह लें कि भारत में जहां से इस्लाम शासन की शुरुआत होती है उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति से संबंध रखता था और तुर्क जनजाति का जो क्षेत्र था वह था तुर्किस्तान, जिसे आजकल हम कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं। वहीं 1150 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। जन्म के समय इसका नाम कुतुब अल दीन ऐबक था। कुतुब अल दीन ऐबक था, ध्यान में रखना है, आरंभिक नाम कुतुब अल दीन ऐबक था। बचपन में अपने परिवार से बिछुड़ जाता है और वह एक व्यापारी के हाथ लग जाता है और व्यापारी ने उसे आगे चलकर एक काजी के हाथ, काजी काफी चर्चित नाम था, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, उनके हाथों निशापुर में बेच देता है। इस प्रकार से वह अपने घर से बिछुड़ जाता है, लेकिन काजी ने उसे अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। यानी कुतुब अल दीन ऐबक का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। उसने उसे कुरान का पाठ पढ़ाया, धनुर्विद्या सिखाया, घुड़सवारी सिखाया और अति प्रतिभा संपन्न कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल में ही धनुर्विद्या में, घुड़सवारी में और कुरान का पाठ करने में निपुण हो गया। कुरान का पाठ वो बहुत सुरीले स्वर में करता था और पूरा कुरान शरीफ कालांतर में उसे याद हो गया और बहुत सुरीले स्वर में जब वो चूंकि कुरान का पाठ करता था इसलिए उसे कुरान खां के नाम से भी हम जानते हैं। यानी उसका नाम कुरान खां पड़ा क्योंकि कुरान का पाठ बहुत सुरीले ढंग से करता। दुर्भाग्य देखिए, काजी साहब की मौत होती है तो फिर उनके बेटों ने इसको बेच दिया एक व्यापारी के हाथ। अब वह व्यापारी इसको लेकर के गजनी आता है और गजनी में यह हाथ, यानी गजनी में वो व्यापारी बेच देता है गोरी के हाथों, मोहम्मद गोरी के हाथों। तो इस प्रकार से सोचिए, बालकाल में एक व्यापारी ने बेचा काजी के हाथ में, काजी के बेटों ने बेचा व्यापारी के हाथ में, व्यापारी ने बेचा फिर मोहम्मद गोरी के हाथ में। और इस तरीके से अब एक अलग अध्याय, इसके जीवन का एक अलग पाठ शुरू होता है। बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न और साथ साथ बलशाली, पराक्रमी कुतुबुद्दीन ऐबक जब गोरी के पास आता है तो अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी बहादुरी से वह बहुत जल्द गोरी को बहुत प्रभावित कर देता है और गोरी उसे अपने अस्तबल का प्रधान, अस्तबल को अमीर ए आखुर कहते थे उसके प्रधान को, और अपने एक अस्तबल का प्रधान बना देता है, टुकड़ी का प्रधान बना देता है, अमीर ए आखुर बना देता है। जरा सोचे, गुलाम से कहानी होती है, अमीर ए आखुर बन जाता है। कहानी यहां रुकती नहीं है, ये तो महज शुरुआत थी। भारत में जब गोरी के अभियान शुरू हुए तो गोरी के अभियानों में या कहीं भी भारत के अलावे भी गोरी के जो अभियान थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, अपनी बहादुरी दिखाया और उसमें हर अभियान में इसने अपने मालिक की, अपने स्वामी की सेवा बहुत शिद्दत से की। आगे बढ़ते बढ़ते वो दौर आता है जब 1192 ईस्वी में ताराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद 1194 में कन्नौज में जयचंद को हराया गया और उसके बाद जब भारतीय साम्राज्य को देख रेख कौन करेगा तो उसके लिए चुना जाता है जिस व्यक्ति को, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विविध प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। उत्तर भारत में जो क्षेत्र गोरी ने जीता था उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरीके से भारत में समझा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन की शुरुआत हो जाती है 1192 के बाद। लेकिन अभी हम चूंकि पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में, मतलब एक छोटे छोटे क्षेत्र में उसका आधिपत्य था, पूरे क्षेत्र में नहीं था और गोरी के सूबेदार के रूप में वह यहाँ पर देख रेख कर रहा था। इससे पीछे भी गोरी के सूबेदार के रूप में उसने जो गजनी के निकट का जो क्षेत्र था उसमें भी कार्य कर चुका था। अब 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक के बीच में उसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, तराइन के युद्ध में हमने बताया कि हिस्सा लिया, चंदावर के युद्ध में हिस्सा लिया। इसके अलावा उसने गुजरात की राजधानी अनहिलवाला को 1197 ईस्वी में लूटा
और वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव को उसने परास्त किया था और कालिंगर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1194 में अजमेर को जीतने के बाद उसने जो कार्य किया, अजमेर में स्थित एक विष्णु मंदिर था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वो जैन मंदिर था, कहीं कुछ लिखा है विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर को ध्वस्त किया और वहां कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। वही संस्कृत विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा का, ध्यान में रखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर, नष्ट कर उसके ऊपर किया था, उसके अवशेषों पर किया। और वही विष्णु मंदिर को ध्वस्त कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। 1202 से 3 में बुंदेलखंड के मजबूत किले को जीता। और इस दौरान जब गोरी चला गया था तो गोरी ने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को राजपूत शासकों, राजपूत कुमारों को सौंप दिया था। लेकिन गोरी के जाने के बाद राजपूत कुमार ऐसे थे जो तुर्क साम्राज्य का, तुर्की के सुल्तान की सल्तनत को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर और मेरठ में जो विद्रोह हुए उसको इसने बहुत ही सरलता से, सहजता से, सफलतापूर्वक दबा दिया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इसने भारत में अपना जो विस्तार था उसको तो कम किया, लेकिन जो गोरी का राज्य था उसकी सुरक्षा में बहुत हद तक सफल रहा। 1197 से 1205 के मध्य भारत के बंगाल का क्षेत्र, उन दिनों बिहार भी बंगाल में था, उसके क्षेत्र, बंगाल बिहार के क्षेत्र को जो है सो बहुत बुरी तरह से लूटा, कह सकते हैं कि उस पर आक्रमण ही नहीं किया, उसे बर्बाद किया। और इसमें इसके सहयोगी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। बिहार विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय पर अधिकार किया गया। कालांतर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट करके आग लगा दिया। 9वीं शताब्दी में राहिल देव बर्मन ने एक मंदिर का निर्माण किया था, सूर्य मंदिर को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदू धर्म की आस्था जो थे उसके ऊपर भी प्रहार किया। इसके अलावे जब 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर के मुसलमानों ने इनको बुलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और उससे आग्रह किया कि आप हमारे सुल्तान बन जाएं। परंतु यह सुल्तान बनना स्वीकारा नहीं, अपने आप को सिपाह सालार के रूप में, अपने आप को मलिक के रूप में लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया 1206 ईस्वी में। तो अब अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन को, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को वर्गीकृत करके देखें तो 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब वह सूबेदार के रूप में रहा, सेना प्रधान के रूप में रहा और गोरी के साम्राज्य की, गोरी के जीते प्रदेश की रक्षा में लगा रहा। 1206 ईस्वी में सिपाह सालार के रूप में और मलिक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाता है और 1206 से 1208 ईस्वी तक रहा। परंतु ये ताज इतना सहज नहीं था, इतना आसान नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। जो ही यह ताज पहना, विद्रोह के स्वर शुरू हो गए। जो अन्य गुलाम थे गोरी के अपने संतान नहीं थे, इसलिए गोरी का वारिस कौन होगा, गोरी के किस क्षेत्र को कौन संभालेगा, इसके लिए संघर्ष शुरू हो गए। जो मूल संघर्ष था कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने, जो मूल काटा था, वो गोरी का एक जो उत्तराधिकारी जो गजनी में था, गयासुद्दीन मोहम्मद, और इसके अलावे अल्दौज और कुबाचा। तो ताजुद्दीन अल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा और गयासुद्दीन मोहम्मद, ये इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी थे। विरोध शुरू हुआ। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसने सोचा कि इससे लड़ने से ज्यादा अच्छा है कि कूटनीति का सहारा लिया जाए, और उसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन विरोधियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश किया। और इस कड़ी में उसने ताजुद्दीन अल्दौज, जो गजनी का उन दिनों शासक था, की पुत्री से खुद विवाह किया। ध्यान में रखना है, ताजुद्दीन अल्दौज की बेटी से खुद विवाह किया। वही नासरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा के साथ किया। सुल्तान और सिंध का शासक था, और इल्तुतमिश के हाथों अपनी बेटी का विवाह किया। इल्तुतमिश के हाथों जिसका विवाह किया था वो था कुतुब बेगम।
कुतुब बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, जिसका विवाह इल्तुतमिश के साथ किया, निकाह कह लें किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस प्रकार से इसने वैवाहिक संबंध के आधार पर दो प्रतिस्पर्धी को कमजोर किया और बाद में चल करके गयासुद्दीन मोहम्मद जो थे वो भी उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम सचमुच सुल्तान हो। और 1208 ईस्वी में जो ये दास्ता की कहानी बचपन से शुरू हुई थी इसकी, उसको उन्होंने 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त कर दिया। अगर हमसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से किस वर्ष मुक्त होता है, 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त होता है। और दास्ता से मुक्त करने के बाद गयासुद्दीन मोहम्मद ने सिंहासन भेजा, छत्र भेजा, राजकीय पताका भेजा और नक्कारा भेंट की। और इस प्रकार से सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका और नक्कारा भेंट करके सुल्तान के रूप में स्वीकार लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि 1208 से 1210 ईस्वी मृत्यु पर्यंत यह सुल्तान के रूप में रहा। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पूरा जीवन था, चूंकि आरंभिक दौर थे इसलिए संघर्ष बहुत थे और अपना पूरा जीवन उसने अपने राज्य को बचाने में लड़ते लड़ते लगा दिया। इसी जगह पर ऐसा ही हुआ, मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह को भी इसने पराजित किया, बंदी बनाया। और घटना है, मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह एक बार जेल को से अपने को मुक्त करने का प्रयास किया और इसकी सूचना कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुस्सा में आकर के कहता है कि उस काफिर के सर के साथ हम बहुत दिन हो गए चौगान खेले, चौगान जिसको आजकल हम लोग पोलो करते हैं, तो चौगान खेले हुए बहुत दिन हो गया, वो घोड़े पर खेला जाता है। तो उसने फैसला किया कि कल उस काफिर के सर के साथ हम पोलो खेलेंगे, अर्थात उसकी हत्या करेंगे, उसको सरकलाम कर देंगे उसका। कर्ण सिंह का ही एक घोड़ा था शुभ्रक, जिसको उसने उस घोड़े की खासियत बहुत थी, वो बहुत बहादुर घोड़ा था, बहुत वफादार घोड़ा था। और इसको कर्ण सिंह को जीतने के बाद घोड़े को अपने पास रख लिया था। उसी घोड़े पर सबसे खास बात यह है कि कर्ण फैसला लिया गया कि कल 14 नवंबर 1210 की कहानी थी और 1210 ईस्वी 14 नवंबर जिस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का। और उसी दिन 14 नवंबर 1210 ईस्वी को चौगान खेलने के लिए घोड़ा पर्व को लाता है और घोड़ा का चयन जो करता है वो शुभ्रक है। शुभ्रक ने अपने मालिक के प्रति वफादारी किया, दिखाया और शुभ्रक उसे पटक देता है, या यूं कह लें कि वो घोड़ा पर से गिर जाता है। और घोड़ा पर से गिरने के कारण इतने बड़ा घुड़सवार जो बचपन में ही घुड़सवारी सीख लिया था, उसकी मृत्यु घोड़ा पर से ही गिरने से होती है। और इस तरीके से 1210 ईस्वी के 14 नवंबर को उसके निधन के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह होता है, जो उसका पुत्र था। और इसकी समाधि बनाया जाता है अनारकली बाजार लाहौर में। गौरतलब हो कि वो सुन्नी इस्लाम धर्म का था और उसके अन्य नाम की जब बात करेंगे तो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया है। वही दानवीरता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय भी कहा गया है। एक शब्द आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ऐबक क्या होता है, तो तुर्की भाषा का ऐबक शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसके अलावे हमें ध्यान में रखना है उसके संतान थे आराम शाह और कुतुब बेगम। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण काल की अगर बात की जाएगी कि उसने स्थापत्य कला में कौन सा कार्य मुख्य रूप से किया, तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। और ध्यान में रखना है, कुतुब मीनार सुनने से लगता है कि शायद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं था, बल्कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया है कुतुब मीनार, जिसके निर्माण की शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसे पूरा कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ, हालांकि बाद में वो बाद में उस क्षतिग्रस्त हुआ, तो उसके अन्य सल्तनत काल के शासकों ने उसकी मरम्मत कराया, जो जिस रूप में, यानी इतना लंबा समय से अगर वो है तो उसी समय का नहीं, बल्कि उसके बीच बीच में मरम्मत होते रहे हैं। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर, यानी ध्यान में रखना है उन दिनों उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, उसने लाहौर को राजधानी बना करके अपनी इस सल्तनत को संभालने का कार्य किया था।
ये कहानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और इसके बाद हम आगे इसी तरीके से गुलाम वंश के अन्य शासकों के साथ साथ मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल की कहानी के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।